हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने डे 28 पे ऑफ मास्टर सीरीज़। और आज हम बात करने वाले हैं सलमान रश्दी एंड पोस्ट मॉडर्न इंडिया। ये ऐसा टॉपिक है जो आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से पूछ लिया जाता है। और जब आता है तब आपको लगता है मैंने इसका ये नहीं पढ़ा, मैंने उसका वो नहीं पढ़ा। तो आपको इसके इतर वितर जो जो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं आपको आज पढ़ा दे रही हूँ। फिर आप नहीं कहेंगे कि मैंने ये पढ़ा नहीं, मुझे याद नहीं रहा, मुझे आता नहीं, कुछ सब आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। फिर हम सलमान रश्दी जी के बारे में जानेंगे, उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैजिक रियलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत आसानी से समझा देंगे और साथ में आपको ऐसे PYQs करने की पकड़ बता देंगे कि आप कीवर्ड्स देखते ही आंसर टिक करने लग जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज़ वॉट आई एम प्रॉमिसिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। शुरुआत में ही मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि आप कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपको शुरुआत में ही क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या मेरे को मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, बिना पैसा दिया, है ना। तो द थिंग इज़, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो आपकी श्रद्धा है कि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं। दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू. But the thing is, I am here to teach you, and today I am teaching you सलमान रश्दी एंड पोस्ट मॉडर्न इंडिया। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में हम इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं पिछले 2 दिन से, है ना। पहले दिन में हमने क्या किया था, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में सारी चीज़ें जान ली थी कि कैसे इंडिया में इंग्लिश का ओरिजिन हुआ, इमर्जेंस हुआ और टिल द प्रेजेंट क्या चीज़ें आई। फिर उसमें हमने बिग थ्रीज़ देखे थे। बिग थ्रीज़ में हमने 3 की फिगर देखे थे, है ना। राजा राव, मुल्क राज आनंद, इनके बारे में हमने डिटेल में किया है डे 27 में। और आज डे 28 में आज हम कर रहे हैं सलमान रश्दी एंड पोस्ट मॉडर्न इंडिया। सो बिना किसी देरी के अगर मैं स्टार्ट करूं तो आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगी कि पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या। वैसे तो मैं पोस्ट मॉडर्निज्म आपको बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ एक लेक्चर में, बट द थिंग इज़ कि अभी जिक्र आया है नया नया ताज़ा ताज़ा, तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। तो आपने जैसे कि मॉडर्निज्म में देखा कि द ओल्ड वर्ल्ड इज़ ब्रोकन, लेट अस रिबिल्ड इट विद आर्ट, फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस एंड न्यू फॉर्म्स। ये हम मॉडर्निज्म की अप्रोच में देख रहे थे। अब जिन बच्चों को एलिजाबेथन पीरियड क्लियर नहीं है, लिटरेरी पीरियड्स क्लियर नहीं है, तो आई एम सॉरी। आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखो मैं डांट भी लगाती हूँ, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर बैठना मेरी क्लास में, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि मेन चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म में बताया था कि जो भी मॉडर्निज्म लोगों की अप्रोच थी उनसे एक स्टेप आगे चल रहे थे ये। और इनका कह देना था पोस्ट मॉडर्निज्म लोगों का कि देयर इज़ नो ट्रुथ टू रिबिल्ड। जो पुरानी चीज़ें बिखरी हुई थी, टूटी हुई थी, उनको मॉडर्निज्म लोग का कहना था कि द ओल्ड वर्ल्ड इज़ ब्रोकन, लेट अस रीबिल्ड इट विद आर्ट, फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस एंड न्यू फॉर्म्स। वो उसको वापस से रीबिल्ड करना चाह रहे थे। वहीं पोस्ट मॉडर्निज्म जो हमारा आया उसमें एक स्टेप आगे की बात हुई कि देयर इज़ नो ट्रुथ टू रिबिल्ड। ऑल सिस्टम्स, ऑल ग्रैंड स्टोरीज, ऑल क्लेम्स टू अल्टीमेट ट्रुथ, they all are constructions. Language, history, identity, all are unstable, playful and uncertain. मतलब इनका कहना था कि किसी चीज़ को रिबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है अपने फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में है, उसको वैसे ही निहारो, तराशो और उसकी सिग्निफिकेंस को जानो। ठीक। तो हमने इसमें एक बहुत ही फेमस की फिगर देखे थे, लियोटार्ड्स। इनकी डेफिनेशन पोस्ट मॉडर्निज्म की क्या थी ये आपको मैंने उस दिन भी बताई थी और आज फिर से बता रही हूँ, जो आपको लिख लेनी है, क्योंकि इससे असर्शन रीज़न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर मैं बात करूँ तो इनका कहना था इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। और मेटा नैरेटिव्स क्या होता है, एक बड़ा सा ओवर आर्किंग स्टोरी दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। Like history is the story of progress, science will solve everything, religion is the path to truth, Marxism will liberate workers, postmodernism says none of these grand stories can be fully trusted. समझ रहे हो? जो जितनी भी ओवर आर्किंग स्टोरीज थी ना, जो मेटा नैरेटिव्स था ना, उसको इन्होंने
हटा दिया। इनका कहना था कि ये सारी जो स्टोरीज़ हैं ये कभी भी, नन ऑफ दीज गुड ग्रैंड स्टोरी कैन बी फुल्ली ट्रस्टेड। ठीक है, इन पे आप ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते कि साइंस विल सॉल्व एवरीथिंग, हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस। नहीं भाई, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम एक बार ये जान लेते हैं कि की फीचर्स क्या हैं हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर के। ये कुछ 10 पिलर्स हैं जिन पे हमारा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर खड़ा हुआ है ना, जिसमें हमारी सबसे पहले बात आ जाती है मेटाफिक्शन की। अभी आपने देखा कि मेटा नैरेटिव को इन्होंने कैसा साइड में कर दिया है ना, तो इनने लाया मेटाफिक्शन, दैट इज नॉवल टॉक्स अबाउट इटसेल्फ बीइंग अ नॉवल, ब्रेक्स द फोर्थ वॉल। जहाँ आपको नॉवल पढ़ते पढ़ते ये चीज़ महसूस होती रहेगी कि ये नॉवल है, ये फिक्शन है। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूँ मैजिक रियलिज्म की, तो मैजिकल इवेंट्स प्रेजेंटेड एज कम्प्लीटली नॉर्मल विद इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। अब आपको जैसे 11/11 देखने की आदत होगी है ना, 11/11 दिख गया मान लो, या आपके दिन में 4-5 एंजल गाइडेड नंबर आपको फटाफट से दिख गए। ठीक है भाई, आपको 6-6 दिख गया, 12-12 दिख गया, 11-11 दिख गया, 10-10 दिख गया, तो आपको उस दिन लगेगा कि भाई कुछ कुछ तो नया हो रहा है, समझ रहे हो। तुम्हारे अंदर वो एक एनर्जी आ जाएगी कि कहीं मैं अलाइन तो नहीं हो गया यूनिवर्स के साथ, काइंड ऑफ फीलिंग आ जाएगी ना। तो आप उसको ओवर रोमेंटिसाइज करने लग जाओगे, उसमें घुसने लग जाओगे। बट यहाँ मैजिक रियलिज्म क्या है कि मैजिकल इवेंट्स प्रेजेंटेड एज कम्प्लीटली नॉर्मल विद इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो उसको एक बहुत ही कम्प्लीटली नॉर्मल नज़रिए से दिखाया गया है। चिल्ड्रन बॉर्न एट मिडनाइट विद सुपर नेचुरल पावर्स, ये मिडनाइट चिल्ड्रन में अभी हम देखेंगे। वहीं इंटरटेक्चुअलिटी की बात करें तो इनका कहना था कि जो भी हमारे टेक्स्ट हैं वो रेफरेंस कर रहे हैं अदर टेक्स्ट, मिथ्स, हिस्ट्रीज वोवन इनसाइड द नॉवल। रशीदी रेफरेंस कुरान, बॉलीवुड द महाभारत। अभी आपको देखने को मिलेगा कि सलमान रशीदी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों मेरे को एक अलग से वीडियो लानी पड़ी है, समझ रहे हो। अनरिलायबल नरेटर की अगर मैं बात करूँ, द नरेटर एडमिट्स दैट मे बी रॉन्ग, फॉरगेटफुल और बायस्ड। मतलब आप पूरी तरीके से एक नज़रिया बदलता हुआ देखेंगे मॉडर्निज्म से, है ना। मेटाफिक्शन आपको समझ में आ गया होगा, मैजिक रियलिज्म समझ में आ गया होगा, इंटरटेक्चुअलिटी, अनरिलायबल नैरेटर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट डाउन कर देना, मैं समझा दूँगी। अब तो यूट्यूब ने वॉइस नोट वाला भी फीचर दे दिया है, मैं उसका यूज़ करके आपको समझा दूँगी, समझ रहे हो। तो आपको अपनी समस्या बतानी पड़ेगी। लेकिन ठीक, फ्रेगमेंटेड नैरेटिव क्या है कि स्टोरी डज नॉट फ्लो लीनियरली, जम्प्स, लूप्स, डिग्रेस। कोई भी आपको लीनियर फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पैरोडी और पैस्टिश इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं वहाँ भी कहते कहते थक गई कि बेटा पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, आपने नहीं पढ़ा होगा। देखो, इमिटेटिंग अदर स्टाइल प्लेफुली इज़ लाइक पैरोडी, मिक्सिंग जैनरास विदाउट सीरियसनेस। आपको देखने को मिलेगा अभी कि सलमान रशीदी पैरोडीज कॉलोनियल हिस्ट्रीज एंड बॉलीवुड प्लॉट्स, समझ रहा है। हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन की बात करूँ तो इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स जो फिर से बताए गए हैं विद अ फिक्शनल कैरेक्टर हु क्वेश्चन द ऑफिशियल वर्जन, दैट इज हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन। वहीं डिसेंटर्ड सेल्फ की बात करें तो नो सिंगल स्टेबल आइडेंटिटी, एंड हेयर वी टॉक अबाउट दैट आइडेंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड एंड फ्रेगमेंटेड, like Salim is not sure who he really is. Okay, the ninth pillar we have is playfulness or irony. That means serious topics treated with humor, nothing is entirely earnest। जहाँ आप सीरियस से सीरियस टॉपिक ह्यूमर के साथ कह दे रहे हैं, वो आप देखेंगे कैसे आपको वर्क्स में प्लेफुलनेस और आयरनी देखने को मिली है। वहीं मैं हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो दैट इज़ मिक्सिंग कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटीज़, और कोई भी आपको प्योर ओरिजिन नहीं दिखेगा। मतलब सारी चीज़ आपको ऐसे मिक्स कल्चर देखने को मिलेगी। ठीक, जैसे सलीम इज़ कल्चरली हिंदू, मुस्लिम, इंडियन, ब्रिटिश, ऑल एट वंस। तो ये सारी कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो आपको पोस्ट मॉडर्न वर्क में देखने को मिलेगी। अब मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का एक बार क्विक विजुअल ले लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि अर्ली 20th सेंचुरी में हमारा जो मॉडर्निज्म था वो क्राइसिस ऑफ मीनिंग को रिस्पॉन्ड कर रहा था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर
मोनोलॉग, इन सब के बारे में ये उलझा हुआ था। ये डेप्थ, ऑथेंटिसिटी, ट्रुथ, इस सब के पीछे भाग रहा था। फ्रेगमेंटेशन बट सीक्स यूनिटी, इसमें हमें की फिगर्स कौन से देखने को मिले हैं? इलियट, जॉयस, वुल्फ, फॉल्कनर। आर्ट कैन स्टिल हील, रिकन्स्ट्रक्ट, और इसमें आपको सीरियस और अर्नेस्ट टोन देखने को मिल रही है हमारे मॉडर्निज्म में। वहीं हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म जो इससे एक स्टेप आगे चला गया है हमारे पोस्ट 1960s में, वहाँ पे कह दिया गया कि कोई भी मीनिंग स्टेबल नहीं है, ऑल इज प्ले। मेटाफिक्शन, सेल्फ रेफरेंशियबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। जो 11 पिलर अभी मैंने पढ़ा है वो देखने को मिले, है ना। फ्रेगमेंटेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कोई भी यूनिटी की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आर्ट देखने को मिली है, इज़ जस्ट अनदर टेक्स्ट, नो अथॉरिटी, प्लेफुल, आयरनिक, पैरेटिक टोन, तो अभी सारा समझाया ही है। अब हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन से रिलेटेड आपको जो देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलता है लिंडा हडसन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछ लिया जाता है। और अगर मैं बात करूँ, कैनेडियन क्रिटिक लिंडा हडसन कॉइन्ड द टर्म हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन इन हर बुक पोएटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो कई बार आपको ऐसे क्या कहते हैं उसको, हाँ, मैच द कॉलम में देखने को मिल जाएगा कि आपको ये की फिगर नेम लिखा होगा और उनसे रिलेटेड एक वर्क, जो भी उनका वर्क है वो लिखा होगा, वो मैच करने को आ जाएगा। या फिर हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन आ जाएगा और वो कहाँ से लिया गया है या उसका रेफरेंस कहाँ पे आया है वो पूछ लिया जाएगा। तो कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। आई बिलीव कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। Canadian critic Linda Hudson coined the term histographic metafiction in her work, A Poetics of Postmodernism. It means novels that are intensely self-aware about being fictions and simultaneously deeply engaged with rewriting history. They ask who writes history, who decides what counts as fact. देखो, हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अभी हमारे प्रेजेंट में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इनमें से कौन सी चीज़ आपको आज से 10 साल बाद पढ़ाई जाएगी, ऐसा हिस्ट्री को कौन डिसाइड कर रहा है, कौन उसको लिख रहा है, ये सवाल कौन उठाए हैं हमारे जो हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन है उसमें हमको ये देखने को मिला है लिंडा हडसन के द्वारा। ठीक है, आपको हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन समझ में आ गया होगा कि जहाँ आपको ऐसे नॉवेल्स जो आपको पढ़ते पढ़ते आप सेल्फ अवेयर उनका नेचर दिखेगा कि वो फिक्शंस हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हिस्ट्री को भी रीराइट कर रहे होंगे विद क्वेश्चनिंग हु राइट्स हिस्ट्री, हु डिसाइड्स व्हाट काउंट एज फैक्ट। दे शो दैट हिस्ट्री इज़ ऑल्सो नैरेटिव। ये बात थोड़ा गौर से समझो तब समझ में आएगी। कंस्ट्रक्टिव, सिलेक्टिव, रिटन बाय दोज इन पावर, ये आई ना बात पावर वाली। They insert fictional characters into historical events to destabilize the authority of official history. Midnight Children is the most famous example, और ये बहुत पूछा जाता है, ये हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन का से फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन इज़ लाइक, उसमें हिस्ट्री भी है, मेटाफिक्शन भी है, सेल्फ अवेयरनेस भी है कि वो फिक्शन है और वो क्वेश्चनिंग भी कर रहा है ऑफिशियल हिस्ट्री को। ठीक, इनको आप बिल्कुल ऐसे परख के रखिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सलमान रशीदी की अगर मैं बात करूँ तो ये इनका जन्म हुआ है 19 जून 1947 बॉम्बे में। इनकी एजुकेशन रही है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज विद हिस्ट्री। फर्स्ट नॉवल है इनका ग्रीमस। और अगर बात करें इनको प्राइज़ की तो इनको बुकर प्राइज़ मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन में, दैट इज़ इन, और बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज़ मिला है एक कंबाइन मिडनाइट चिल्ड्रन का अगेन 1993 प्लस 2008। ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फतवा ईयर क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम जाने इनका कि ये हैं कौन, तो इनके बारे में हम जस्ट अ मिनट काम हो गया, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें ये हैं कौन, तो इनके बारे में सलमान रश्दी। अब आप कहोगे मैम इतनी
दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं आपको कैसे समझाऊँ, क्या बताऊँ, आई कैंट शेयर। ठीक है, आप अपनी दिक्कत शेयर कर सकते हैं। हु इज रशिदी? Salman Rushdie was born in Bombay on June 19, 1947, exactly 59 days before the Indian independence. ठीक है, ये तो एक फैक्ट हो गया। ठीक है, अब आप जानिए कि this biographical detail is not coincidental. It shapes his entire literary identity. He grew up in a Muslim family, was educated as an elite British school, and then at Cambridge. This makes him a person of multiple worlds, that Indian, British, Muslim, secular, post-colonial all at once. ये अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पे हमने ये किस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है? अभी जो हम पोस्ट मॉडर्निज्म का देख रहे थे 11 पिलर्स, उसमें हमने देखा है ना मल्टीपल आइडेंटिटीज़, कि वो इंसान इंडियन भी है, मुस्लिम भी है, ब्रिटिश भी है, सेकुलर भी है, पोस्ट कॉलोनियल। ठीक है, ये सारे आप देख रहे हो एक हाइब्रिडिटी है ना। तो सलमान रशीदी का जन्म ऐसा आप कह सकते हो कोइंसिडेंटल है या नहीं है, बट आप ये समझ सकते हैं कि इससे इनका लिटरेरी वर्क और प्रोफाइल पे कितना फ़र्क पड़ा है। ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, इनकी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो रशीदी राइट्स इन इंग्लिश बट फिल्स इट विद उर्दू, हिंदी, संस्कृत वर्ड्स, इंडियन फिल्म रेफरेंसेस, cricket metaphors, Quranic imagery, and the British literary allusions. All simultaneously, this is the literary embodiment of hybridity. आप देख रहे हो हाइब्रिडिटी किस प्रकार से इन्होंने कूट के बढ़ दिया अपने काम में, समझ रहे हो? तभी इनका काम बिल्कुल इतना अलग बन गया है, समझ रहे हो? हिज पॉलिटिक्स देखो, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे पूछ लेना, मेरे को सपना नहीं आएगा, परी आके नहीं बताएगी कि उस बच्चे को ये नहीं समझ में आया है। ठीक है, हिज पॉलिटिक्स डीपली क्रिटिकल ऑफ बोथ colonial and post-colonial power. He criticizes the British for the Raj and the criticizes Indira Gandhi's emergency, Pakistani military rule and religious fundamentalism. ये तो इनके पॉलिटिक्स की वाली बात हो गई, इसको तो आप देख सकते हैं। ठीक है, his style is maximalist, that is dense, overwhelming, funny, tragic, chaotic, magical, political, all at once. That is the opposite of minimalism. ठीक है, इनका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में क्या जगह रही है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत पूछा जाता है। इफ़ राजा राव एंड आनंद आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, रशीदी इज़ द फिगर हु पुट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ऑन द ग्लोबल मैप विद मिडनाइट्स चिल्ड्रन। आप देख रहे हो मिडनाइट्स चिल्ड्रन से रिलेटेड इनको इतना प्राइज़ मिला है, सब मिला है, तो इन्होंने एक ग्लोबल मैप पे पोजीशनिंग जो ले गए हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, वो सलमान रशीदी ले गए हैं, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रशीदी वॉज बोर्न, ये वाली बात तो मैंने आपको समझा दी है। अगर मैं बात करूँ इनकी एक टाइमलाइन की, तो 1947 में इनका जन्म हुआ। ये मुस्लिम बिजनेस फैमिली में हुए। इनके फादर अहमद सलमान रशीदी, एजुकेटेड एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। रशीदी ने भी सेम पाथ फॉलो किया। 1961 से 65 के बीच में ये रग्बी स्कूल इंग्लैंड में पहुंच गए एट द एज ऑफ 13। experiences a racism and cultural alienation shapes his later writing about migrants and outsider. देखो, जो इंसान जो झेला होता है ना, वो उस बारे में अगर लिख दे तो फिर वो चीज़ तो फिर असल चीज़ें निकल के आई हैं ना, इंसान ने असल चीज़ें लिखी हैं तो वो इंसान की रूह पकड़ ही लेती है ना, तो वो लोगों को अच्छा लगता ही है। तो वही इनके साथ हुआ, इन्होंने रेसिज्म, कल्चरल एलियनेशन झेला, ठीक है, एट द एज ऑफ 13। तो बाद में माइग्रेंट्स और आउटसाइडर के बारे में लिखा तो सबको वो रियलिस्टिक लगा। अब 1968 की बात अगर मैं करूँ तो he graduated from King's College, Cambridge with a degree in history. Historical training deeply influences his narrative technique. He thinks like a historian but write like a magician. ये बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देखो, तभी तो यहाँ मैजिक रियलिज्म आपको देखने को मिलेगा। ग्राइमस का जो इनका फर्स्ट नॉवल है साइंस फिक्शन फैंटेसी, ये क्रिटिकल फेलियर रही है, बहुत कम आपको इसका नाम देखने को मिलेगा, बट
रशीदी इज़ वर्किंग आउट हिज स्टाइल। तो आपसे पूछा जा सकता है, मतलब पूछने को तो कभी भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ग्रेमस, क्योंकि ये पहला वर्क है इनका। वहीं 1981 में मिडनाइट्स चिल्ड्रन इनका सेकंड नॉवल है, जिससे इनको बुकर प्राइज़ मिला। चेंजेस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर फॉर एवर, puts Indian English literature on global literary map. Critics call it one of the greatest novel of 20th century। और आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना है। नहीं पढ़ा है तो मैं अभी पढ़ा दूंगी। 1983 में आपको शेम देखने को मिला है, अबाउट पाकिस्तान मिलिट्री एंड फ्यूडल पॉलिटिक्स, फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड जनरल जिया उल हक। बुकर प्राइज़ शॉर्टलिस्ट ये काम हुआ था शेम। वहीं अगर मैं बात करूँ 1988 का द सैटेनिक वर्सेस, पब्लिश सितंबर 1988, इमीडिएटली बैंड इन इंडिया देन अक्रॉस मुस्लिम मेजर कंट्रीज, मास प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड। इससे इनका पूरा वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, ऐसा काम रहा है। फिर आया 1989 में फतवा। ये मैं आपको टाइमलाइन बता रही हूँ, अभी डिटेलिंग में पढ़ाऊँगी। आया समझ में? फतवा Khamenei of Iran issues a fatwa on Feb 14, 1989 calling for Rushdie's death. Rushdie goes into hiding under British government protection for nearly a decade. फतवा देखा, फतवा के बाद आया हरूं एंड द सी ऑफ स्टोरीज। देखो यहाँ पे भी इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद फतवा वर्क आ गया, उसमें भी चीज़ें बिगड़ गई। फिर 1990 में अगर बात करूँ तो हरूं एंड द सी ऑफ स्टोरी रिटन फॉर हिज सन जफर while in hiding, a children's fantasy about storytelling and censorship, clearly about his own situation. 1993 में मिडनाइट चिल्ड्रन ने बुकर्स प्राइज़ जीता, द बेस्ट बुकर प्राइज़, विनिंग नॉवल ऑफ द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ द प्राइज़। 1995 में मूर्स लास्ट सिंह, जो सेट इन बॉम्बे क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन फैमिली सागा अक्रॉस जनरेशन, बुकर प्राइज शॉर्टलिस्ट। ये पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ तो सुन लो, ऐसा बोरियत में मत बैठो। 2007 में वहीं अगर मैं बात करूँ तो इन्हें मिला है नाइटहुड बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, बिकम्स सर सलमान रशीदी, कॉजेज रिन्यूड प्रोटेस्ट इन मुस्लिम वर्ल्ड। 2008 में मिडनाइट चिल्ड्रन फिर से जीतता है बेस्ट ऑफ द बुकर इन 40 ईयर्स, ओनली नॉवल टू विन द प्राइज ट्वाइस। एक बार 1993 में मिला, एक बार 2008 में मिला। तो ये ऐसा नॉवल बना जिसने सेम 2 बार जीता है प्राइज़। 2012 का इनका जोसेफ एंटन अ मेमोयर, रशीदीज ऑटोबायोग्राफी अबाउट हिज ईयर्स इन हाइडिंग, जो अभी ये छुपे थे ना, प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे। जो टाइटल है वो सीडोनिम है, ही यूज्ड वाइल इन हाइडिंग। ये इस नाम से लिखते थे तो इन्होंने वही यूज़ किया है। फ्रॉम जोसेफ कॉनरेड एंड एंटन चेकोव। 2022 की बात करूँ, स्टेप्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन स्टेज इन न्यूयॉर्क स्टेट बाय एन अटैकर, सर्वाइव्स, लूजेस साइट इन वन आई, कंटिन्यूज टू राइट। सलमान रशीदी की अगर मैं बात करूँ, सबसे फेमस वर्क मिडनाइट चिल्ड्रन की, तो 1981 का जो वर्क है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉवल है। और इसके बारे में अगर हम जानें तो ये 1981 में हमारा पब्लिश हुआ है, बुकर प्राइज़ जीता है, बुकर्स प्राइज़ जीता है। और इसकी सेटिंग जो रही है वो 1947 से 1977 इंडिया में रही है। नरेटर की अगर मैं बात करूँ तो सलीम सिनाई है। और जॉनरा की अगर मैं बात करूँ तो हमारे मैजिक रियलिज्म, हिस्टोग्राफिक, मेटाफिक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि सलमान रशीदी, चलो अभी बाद में कहूँगी, मैं पहले पढ़ा देती हूँ फिर मैं कहूँगी। ठीक है, तो हुआ क्या है मिडनाइट चिल्ड्रन में ये हुआ है कि मिडनाइट में 2 बच्चों का जन्म हुआ, 2 बच्चे के। मिडनाइट बर्थ एट मिडनाइट, सलीम सिनाई इज़ बॉर्न एट exactly midnight on 15th August 1947, the exact moment India becomes independent. Prime Minister Nehru writes him a personal letter saying his life mirrors the nation's. This is the novel's central metaphor, Salim's life, that is India's history. आपको समझ में आया नहीं आया? चलो अभी समझाते हैं।
मिडनाइट चिल्ड्रन में हुआ क्या है कि जितना भी ऑल 1001 चिल्ड्रन बॉर्न 1001 children born between midnight and 1 a.m. on August 15, 1947 have supernatural powers. इनका कहना है, इन्होंने जो वर्क किया है ना, एक तो इनकी जो जन्म हुआ 19 जून 1947 में, वो अपने आप अलग कहानी रख रहा है, ठीक है। बाकी जो इन्होंने काम बनाया मिडनाइट चिल्ड्रन, उसमें भी देखिए कि जो बच्चे हुए हैं 1 तारीख को रात में 15 अगस्त 1947 की, वो कह रहे हैं कि वो सारे बच्चे जन्मे हैं विद सुपर नेचुरल पावर्स। द क्लोजर टू मिडनाइट दे वर बोर्न द ग्रेटर देयर पावर। सलीम की पावर जो है टेलीपैथी से कैन हियर द थॉट्स ऑफ ऑल children. Shiva, born at the same moment, that has the enormous strength. Together they represent India's plurality. एक बच्चा है जिसके पास पावर है टेलीपैथी की, और सब बाकी बच्चों की, जितने भी बच्चे हैं उनकी आवाज़ सुन सकता है। और जो शिवा है सेम मोमेंट पे जो हुआ है, उसके पास इनॉर्मस स्ट्रेंथ है, और वो दोनों ही मिलके इंडिया की प्लुरैलिटी को शो करते हैं। The swap at birth, a nurse named Mary Piria swapped Salim, the poor Hindu baby of a street singer, with Shiva, the rich Muslim baby of Sinai family. तुम देख रहे हो कि यहाँ 2 बच्चे हैं जिनको ऐसा स्वैप कर दिया उस नर्स ने, ठीक। Out of love for a communist boyfriend, so the hero of India independence story is actually poor and Hindu, raised as rich and Muslim. अब आप मतलब एक जो लॉन्ग वर्स है ना, डेंस, जो हमने इनके काम की बात की थी कि इनका स्टाइल क्या है लिखने का, अभी देखो मैं आपको चीज़ें कनेक्ट करना सिखाना चाह रही हूँ कि जो इनका स्टाइल है ना मैक्सिमलिस्ट का, वो आपको देखने को मिला है कि पहले इतने सारे बच्चे हुए हैं उस रात को। डिटेलिंग भी देखिएगा, अभी आपने आदित्य धर की तो डिटेलिंग पे आपका ध्यान है, लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए आप इनकी डिटेलिंग पे ध्यान दे दीजिए, है ना। आपने देखा कि मिडनाइट में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है उनको सुपरनेचुरल पावर मिली हुई है, फिर उनको स्वैप कर दिया है, और वो कैसे पले बड़े हैं ये भी आपको देखने को मिल गया कि जो हीरो ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस स्टोरी इज एक्चुअली पुअर Hindu raised as rich and Muslim. The swap is a comment on the arbitrariness of India's identity and privilege. ठीक है। वहीं अगर मैं हिस्टोरिकल इवेंट्स एज पर्सनल की बात करूँ तो सलीम नोज ब्लीड्स ड्यूरिंग द 1965 इंडियाज पाकिस्तान वॉर। डिटेलिंग देखिए आप। He loses his memory during Bangladesh liberation. He is forcibly sterilized during Indira Gandhi emergency. Every major Indian historical event is written as a physical impact on Salim's body. मतलब इंडिया की हिस्टोरिकल इवेंट में जितनी भी दिक्कतें मतलब चीज़ें हो रही थी, मेजर इवेंट्स हो रहे थे, उसका इफेक्ट सलीम की बॉडी पे दिखाया गया है। द बॉडी ऑफ नेशन, सलीम की बॉडी को किस तरह से दिखाया गया है, द बॉडी ऑफ नेशन। ये मैं हाईलाइट कर दूँ वरना आप तो कथा सुनते रहोगे, है ना, कथा कहानी। अब मिडनाइट चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस जो हुई है MCC, उसमें क्या हुआ है कि सलीम यूजेस हिज टेलीपैथिक पावर्स टू ऑर्गेनाइज अ मेंटल पार्लियामेंट ऑफ ऑल मिडनाइट चिल्ड्रन। क्योंकि उसके पास सुपर पावर थी, तो उसने क्या की, एक मेंटल पार्लियामेंट की सारे मिडनाइट चिल्ड्रन की, उटोपियन डेमोक्रेटिक स्पेस दैट मिरर्स द इंडियन पार्लियामेंट. This parliament is eventually destroyed by the emergency, that is Indira Gandhi political authoritarianism, है ना, and destroys the possibility of India's children. मतलब आप सोशल इम्पैक्ट्स को भी देख रहे हैं कि किस तरह से उस बात पे फ़र्क पड़ रहा है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस बैठाई और उन्होंने इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसका इफेक्ट देख गया और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब एंडिंग क्या है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग अलग हुई, वहाँ पे एंडिंग ये है कि सलीम बिगिंस टू फिजिकली क्रैक एंड फ्रेगमेंट। क्योंकि सलीम की बॉडी पे सारा असर पड़ रहा, तो वही हुआ कि सलीम बिगिंस टू फिजिकली क्रैक एंड फ्रेगमेंट, हिज बॉडी ब्रेकिंग इनटू 630 मिलियन पीसेस, दैट इज़ इंडियाज़ पॉपुलेशन। डिटेलिंग देखो तुम बस। He is turning to dust. This represents India slowly disintegrating under the weight of history
पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल फेल की थीम्स क्या रही हैं इसमें कि सबसे पहले तो मैजिक रियलिज्म आपको देखने को मिला कि वो सुपर नेचुरल पावर के साथ हुए जो कम्प्लीटली नॉर्मल कहा गया। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, आइडेंटिटी क्राइसिस, हिस्ट्री वर्सेस फिक्शन, पार्टीशन ट्रॉमा, नेशन एज बॉडी, इंग्लिश पावर, मतलब बहुत ही पावरफुल नॉवल है। इसको आप आराम से जब बैठ के पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है चटनीफिकेशन। चटनीफिकेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है? रशदी यूजेस द मेटाफिक of chutney making. Chutney making is like preserving things in jar. For how Salim narrates, he pickles memory in narrative. His grandmother Adam Aziz sneeze caused her to lose her faith. A perforated sheet with a hole that the doctor examines is how Adam first sees the woman he will marry. Love through a hole, through fragmentation, these images run through the entire novel. मतलब ये नॉवल ऐसा है ना कि आपको एक बार दिल खोल के पढ़ लेना है। ठीक, I had been so busy saving the country that I had not noticed how the country was busy destroying itself. ये बहुत ही मतलब ऐसा दिल में ठहर जाने वाली लाइन है, समझ रहे हो? तो अगर मैं आपको और डिटेल में चाहिए कि मिडनाइट चिल्ड्रन एक बार बहुत अच्छे से आपको एक अलग वीडियो में समझा दूँ तो आप कमेंट डाउन कर देना, वरना मुझे लगता है मेजर चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैजिक रियलिज्म कैसे यूज़ किया है रशीदी ने, उसकी बात अगर मैं करूँ तो मैजिक रियलिज्म एक लिटरेरी मोड है जहाँ, मतलब एक टेक्निक नहीं है, लिटरेरी मोड है जहाँ आपने देखा कि मैजिकल और सुपरनेचुरल इवेंट्स को नॉर्मल रिप्रेजेंट कर दिया जाता है विद इन एन अदरवाइज रियलिस्टिक वर्ल्ड। Characters do not find magic strange or impossible. It is the part of their everyday reality. अब देखो, एक इंसान जिसके पास टेलीपैथी हो हर किसी की चीज़ें सुन लेने की, वो एक सुपरनेचुरल पावर ही हुई ना, जिसको उन्होंने कम्प्लीटली नॉर्मल कह दिया है। तो सबसे पहले जाने कि इस वर्ड का, मैजिक रियलिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो टर्म कॉइंड बाय जर्मन आर्ट एटिक फ्रेंसरो for visual art, brought into literature by Latin American writers, especially Gabriel Garcia Marquez, in the work 100 Years of Solitude 1967. Rushdie is deeply influenced and he uses magic realism in his work. और रशीदी ने क्यों यूज़ किया? क्योंकि इंडिया itself feels like a magical real country, a place where rational modernity and ancient myths, extreme poverty and technological advancement, डेमोक्रेसी एंड फ्यूडलिज्म ऑल को एग्जिस्ट। मतलब इंडिया अपने आप में इतना ज़्यादा मैजिकल रियल कंट्री है, आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें वन प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेते हैं और ये सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट लिटरेरी फॉर्म है फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडियाज़ रियलिटी। एग्जाम्पल अगर हम बात करें मिडनाइट चिल्ड्रन से, तो चिल्ड्रन विद टेलीपैथी, अ वुमेन हु टर्न्स इनटू अ विडो विद वाइट हेयर ओवरनाइट, लाइक इंदिरा गांधी एज द विडो जो आपको देखने को मिली हैं, अ मैन whose grief makes it rain indoors, सलीम knows that can smell history। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मैजिकल हैं, अलग हैं, जिसको कम्प्लीटली नॉर्मल रिप्रेजेंट किया गया है। कि स्कॉलर्स की बात करूँ तो लुइस पार्किंसन जमुरा एंड वेंडी फेरिस एडिटेड द फाउंडेशनल एंथोलॉजी मैजिकल रियलिज्म थ्योरी हिस्ट्री कम्युनिटी। आपको मैजिकल रियलिज्म को फैंटेसी की तरह नहीं देखना है। फैंटेसी तो एक अलग तरह का वर्ल्ड क्रिएट कर देती है अलग रूल्स के साथ। मैजिक रियलिज्म क्या है कि किसी इंसान के पास सुपरनेचुरल पावर्स आ गई, कोई ऐसे मैजिकल चीज़ हो जा रही है जिसको ऑर्डिनरी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया इज़ आवर वर्ल्ड नॉट अ फैंटेसी किंगडम, ऐसे करके याद कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ रशीदी के और मेजर वर्क्स की, तो ये जिस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है, कंट्रोवर्शियल पीस रहा है द सैटेनिक वर्सेस। तो ये तो बैन कर दिया गया था इंडिया में अक्टूबर 1988 में, और फतवा इशू कर दिया गया था 14 1989। पब्लिश हुआ है 1988 में और बुकर में शॉर्टलिस्ट हुआ है ये वर्क। ठीक है, तो इसका बेसिक प्लॉट ये है कि इसमें दो इंडियन एक्टर्स हैं, एक गिब्रील फरिश्ता, एक बॉलीवुड स्टार, और एक सलादीन चमचा, एक इंडियन जो इंग्लिश होने का ट्राई कर रहा है। तभी आप नाम भी देख सकते हैं, सलादीन चमचा।
ठीक है। तो आप डिटेलिंग देखिए कि ये किस तरह से इन्होंने मैक्सिमलिज्म बनाते हुए डिटेलिंग दी है। ठीक है। सर्वाइव अ प्लेन बॉम्बिंग based on Air Flight 182 1985 as they fall from the sky, one transforms into Archangel Gabriel, and other into devil with horns and goat legs Saladin। मतलब एक बन गया इंसान विद हॉर्न्स एंड गोट लेग्स और एक आर्किंगल गेब्रियल बन गया। ठीक है। दियर ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सप्लोर गुड एंड एविल आइडेंटिटी, माइग्रेशन एंड कल्चरल बिलोंगिंग। अब ये हुआ क्या, ये कंट्रोवर्शियल क्यों रहा ये काम? अभी तो आपको बेसिक प्लॉट से लगा होगा कि अच्छा ये तो कोई फैंटेसी हो गई, ये तो कुछ मैजिक रियलिज्म हो गया, है ना। फैंटेसी से मत मिलाना, कुछ तो मैजिक रियलिज्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट ये कंट्रोवर्शियल क्यों रहा? ये इसलिए रहा क्योंकि इन्होंने दो इंडियन एक्टर्स दिखाए हैं और एक जो बॉलीवुड स्टार हैं और एक जो इंग्लिश, इंडिया के तो हैं, इंडियन हैं बट ट्राई कर रहे हैं टू बी इंग्लिश। अब हुआ गया कि नॉवल कंटेन्स ड्रीम सीक्वेंसेस वेयर अ करेक्टर नेम्ड महूद, a historical pejorative name for Prophet Muhammad, is portrayed in ways that Muslims found deeply blasphemous. The satanic verses in the title refers to a disputed historical incident where Satan illegally inserted false verses into the Quran, which the novel dramatizes as a fictional dream. देखो, मैं इस पे अपना कोई पॉइंट नहीं रख रही हूँ। द थिंग इज़ कि ये आपके सिलेबस में आपको जितना जानना ज़रूरी है मैं आपको उतना पढ़ा रही हूँ। ठीक है। फतवा की अगर मैं बात करूँ तो जो खमनी ऑफ ईरान डिक्लेयर्ड इट इज़ अ रिलीजियस ड्यूटी फॉर मुस्लिम्स टू किल रशीदी, और इतना ज़्यादा हंगामा हो गया, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। दिस इज़ द मोस्ट फेमस लिटरेरी कंट्रोवर्सी ऑफ द 20th century. The novel became a flashpoint for debates about free speech, blasphemy, मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पावर ऑफ फिक्शन। इसकी थीम्स की बात मैं करूँ तो माइग्रेशन एंड बिलोंगिंग, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, गुड वर्सेस एविल, द नेचर ऑफ रिलीजियस रेवलेशन, द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस इन ब्रिटेन, रेसिज्म, कल्चरल हाइब्रिडिटी, ये सारे थीम्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको डिटेल में पढ़ना है, आप पढ़ लेना। लिटरेरी मेरिट क्या है कि डिस्पाइट कंट्रोवर्सी, क्रिटिक्स वाइडली रिगार्ड इट एज अ मेजर लिटरेरी अचीवमेंट, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स, फिलोसफिकली रिच, लिंग्विस्टिकली डैचलिंग। दो प्रोटेगनिस्ट जो रिप्रेजेंट कर रहे थे टू रिस्पॉन्सेज टू माइग्रेशन, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से था। जो गब्रियल फरिश्ता था वो कैन नॉट लेट गो ऑफ इंडिया बिकम्स साइकोटिक। सलादीन चमचा ट्राइज टू इरेज इंडिया फ्रॉम हिमसेल्फ बिकम्स लिटरेरी मॉन्स्ट्रस। रशीदी सीम्स टू से बोथ एक्सट्रीम्स, टोटल एसिमिलेशन और टोटल नॉस्टैल्जिया आर डेंजरस। इतना इनका पॉइंट था। वहीं अगर मैं बात करूं वर्क जो पाकिस्तान पॉलिटिकल नाइटवेयर शेम 1983 का, इसकी सेटिंग रही है एक फिक्शनल कंट्री कॉल्ड पिकविस्तान, जिसको आप देख सकते हैं क्लियरली पाकिस्तान। द नॉवल कॉन्सिल सेट पिकवी इज लैटिन फॉर आई हैव सिंड, a pun on the British General Charles Napier famous world telegram Pickaway, I have sinned आफ्टर कॉन्करिंग सिंध। ठीक है। मतलब ये भी कंट्रोवर्शियल था। अभी आपने देखा कि शेम भी चल रहा है उधर, फतवा उधर। अगर मैं बात करूं मिडनाइट चिल्ड्रन के बाद उन्होंने जो काम किया वो हो गया कंट्रोवर्शियल। ठीक। अब कंट्रोवर्सी आजकल तो यूट्यूब पे इतना कंट्रोवर्सी चलती है, आप हर तरफ देख सकते हैं। तो ये तो 20th सेंचुरी की फेमस कंट्रोवर्सी रही है। ठीक है। मेन कैरेक्टर्स इसमें आपको देखने को मिले हैं इस्कंदर हरप्पा, जिनको दिखाया गया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, रजा हैदर जो जनरल जिया उल हक, and the women around them, especially Sofia Genovia, a woman who embodies the shame of the entire nation in her body. Central concept रहा है शर्म, that is shame, modesty in Urdu, is the novel's core theme. The men in the power have no shame. They kill, steal, exploit and betray. Their shamelessness is transferred to women who are forced to carry all the moral burden. Sofia
Sylvia is literally a shameful blushing monster. She physically embodies the nation's suppressed race and shame. Themes इसमें political corruption, military authoritarianism, gender operation, the violence of nationalism, the relationship between power and shame, how nations suppress truth, ये सारी चीज़ें रही हैं और मेटाफिजिकल एलिमेंट्स भी रही हैं जो रशीदी इंटरप्ट्स द नैरेटिव टू रिमाइंड अस he is a novelist, not a historian. He acknowledges he is writing about a real country through a fictional mask. वहीं इनका जो बात कहूँ तो हमने देखा था, जो हमने एक टाइमलाइन देखी थी ना, उसमें हमने जाना था कि वो चले गए थे, छिप गए थे, है ना। तो उस वाले फेज़ में इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है हेरो एंड द सी ऑफ स्टोरी, जो एक चिल्ड्रंस के लिए फैंटेसी टाइप है, डेडिकेटेड टू हिज सन जफर, full name Harun. A clearly autobiographical allegory about censorship and storytelling. प्लॉट इसका क्या है? प्लॉट इसका इतना मतलब ये इतना पूछे जाने वाला काम नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि इसमें जो राशिद हैं, सलमान रश्दी हैं, Harun's father Rashid is a storyteller who suddenly loses the ability to tell stories. Harun goes on a magical journey to the ocean of streams of story, a vast magical sea containing all possible stories to restore his father's gift. The villain is Khattam Shud, completely finished in Urdu, who wants to silence all stories and cover the ocean with darkness. Allegory यहाँ पे क्या हुई है, ये इसको खट्टम शुड को एज अ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या पॉलिटिकल सेंसरशिप की तरह दिखाया गया और इस ओशन ऑफ स्टोरीज को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह दिखाया गया है. दैट इज ह्यूमन इमेजिनेशन. हरोन्स इज द ऑथर्स सन, द नेक्स्ट जनरेशन हु मस्ट प्रोटेक्ट स्टोरी टेलिंग. इसकी अगर मैं फिलोसफी की बात करूँ तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टोरी दैट आर नॉट इवन ट्रू. दिस इज़ द फंडामेंटलिस्ट authoritarian view that fiction has no value. Rashidi entire career is his answer to this question. स्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल, रिटन एज अ चिल्ड्रन बुक्स, बट कैरीज डीप पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल मीनिंग, यूजेस नेम फ्रॉम उर्दू फोक ट्रेडिशन. खत्म शुड जो आज पूछ रहा है वो मैंने आपको बता दिया. अब हम कुछ मेजर वर्क्स हैं उनकी क्विक रेफरेंस ले लेते हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछे जाते हैं. लाइक मोर्स लास्ट साई, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट. इसका मतलब बस आप ईयर भी याद रख लोगे ना तो काम चल जाएगा. ठीक है, तो मैं आपको एक बार टेबल दिखा देती हूँ. जिनको डिटेल में पढ़ना है उनके लिए डिटेल्स भी लिखी हुई हैं. द मोस्ट लास्ट साइड, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, फरी, शलीमार, द क्राउन, द एंचेट्रस ऑफ फ्लोरेंस, 2 years 8 months एंड 28 nights, जोसेफ एंटन अ मेमोयर. ये इतने वर्क्स हैं जो आप देख सकते हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स ऐसे कौन से हैं जो रशीदी के अराउंड पूछ लिए जाते हैं. वो है द एम्पायर राइट्स बैक विद वेनेजियंस. मतलब इनका जो ऐसे निकले हैं, ऐसे निकला है ना ये वाला, द एम्पायर राइट्स बैक इन अ वेंजेंस. अबाउट द explosion of literature from former British colonies written in English. He argued that these writers were not imitating the English literary tradition but transforming it, subverting it, and writing back against it inside the master's language. ये जो फ्रेज़ है एम्पायर्स राइट बैक, ये टाइटल बन गया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक ऑन द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. और ये बुक आपको देखने को मिलती है बाय Bill Ashcroft, Garrett Griffiths, and Helen Tiffin. Rashidi's phrase gave post-colonial studies one of its defining slogans, that is the empire writes back. Theory and practice in post-colonial literature, ये बुक में ऐसा टाइटल बन गया. अगर मैं बात करूँ दूसरे कॉन्सेप्ट की तो आप जानेंगे द माइग्रेंट्स डबल विजन, रशीदी इन द इमिग्रेंट experience. That is, Rashidis argued the migrants have a special literary gift that they see two worlds simultaneously, the world they came from and the world they live in.
This double vision creates a unique perspective that cannot be achieved by someone who has only ever lived in one place. अब सीधी सी बात है कि अगर आप एक ही जगह कुएं के मेंढक बनने रहते रहेंगे तो आप अपनी वो डबल विज़न हो ही नहीं सकता। आपने ये सुना होगा कि जो इंसान जितना ज़्यादा घूमता है उतना ज़्यादा वो जजमेंटल कम होता है, समझ रहे हैं? तो उनका कहना है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं वो दो तरीके के वर्ड्स सीख पाते हैं, एक जहाँ से आ रहे होते हैं, एक जहाँ रह रहे होते हैं, और ये डबल विज़न को वो इंसान कभी नहीं ला सकता अपने जहन में जब तक अगर वो एक ही जगह पे से बिलोंग कर रहा है. दिस इज़ वाई रशीदी, एन इंडियन लिविंग इन ब्रिटेन, कैन राइट अबाउट इंडिया मोर डिवास्टेटिंगली दैन many writers living in India. The migrants' India is an India of memory, imagination and longing, which is why Rashidi's Bombay is so vivid but so clearly constructed. He says in Imaginary Homelands, the past is a country from which we all have immigrated. We have all immigrated. इस लाइन को आपको याद रखना है. The past is a country from which we have all immigrated. It may be that writers in my position, exiles or immigrants or expatriates, are haunted by some sense of loss, some urge to reclaim, to look back. But if we do look back, we must also do so in the knowledge which give rise to profound uncertainties that our physical alienation from India almost inevitably means that we will not be capable of reclaiming precisely the thing that was lost, that we will in short create fictions, not actual cities or villages, but invisible ones, imaginary homelands, Indias of the mind. ये इनके जो वर्क है इमेजिनरी होमलैंड्स, इसमें आपको देखने को मिला होगा. अब इनका इतना ही वर्क देख के आपको समझ में आ गया होगा ये मैक्सिमलिस्ट क्यों है. ठीक है, अब इनके ये सारे वर्क्स हैं, उनका फीचर है. ये टेबल आपको मैं दे रही हूँ, ये आपके हवाले है. आपको इसमें से जो जो चीज़ें रिवाइज़ करनी है, देखो डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है. जो रिवाइज़ करना है यू कैन रिवाइज फ्रॉम दिस टेबल. ठीक है, क्या क्या इसमें मैजिक एलिमेंट्स हैं, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन में क्या मैजिक एलिमेंट है, टेलीपैथी है, चिल्ड्रन विद पावर है ना. तो ऐसा करके आप रिवाइज कर सकते हो इससे. अब हम एक बार थीमेटिक यूनिवर्स एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि वो उनका जन्म हुआ, फिर वो पढ़ाई, फिर डबल विजन, पोस्ट मॉडर्न टेक्निक, मैजिक रियलिज्म, हाइब्रिडिटी, सबको यूज़ करके इनके वर्क आए. मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, सिनेटिक वर्सेस, हरों, है ना. ये सारे इनके वर्क मैंने पढ़ा है. और सबसे सेंट्रल क्वेश्चन क्या आया कि व्हाट इज़ इंडिया, व्हाट इज़ आइडेंटिटी, कैन फिक्शन टेल ट्रूथ, हु गेट्स टू टेल स्टोरी. ये सारे के सेंट्रल क्वेश्चंस आए हैं. अब आप टाइम है आपके हवाले, इन सब के आंसर्स आपको देने हैं. 10 PYQs हैं जो आए हुए हैं. देखिए 2018 में आया, 2019 में आया, सारे आए हुए हैं. आपको ये कमेंट डाउन करने हैं इनके आंसर्स, क्योंकि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो सारा इम्पॉर्टेंट था. अब उसके बेसिस पे आपको आंसर कमेंट डाउन करना है. सेंट्रल मेटाफर क्या है वो आपको करना है. ठीक है, मतलब आप तो वो भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं. ऑप्शन देखिए, एक बार पढ़िए, कोशिश कीजिए. अगर नहीं होता है मैं बता दूंगी, आप कमेंट डाउन करिए आंसर. पहला, दूसरा फतवा, हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन, चौथा 2021 का आया हुआ है, 2017 का, 6, 7, 8, 2022 का है. देख रहे हो जब ऐसे डिटेलिंग आना शुरू हो गई. ट्राई करो, ट्राई करो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी नहीं आया है वो एक बार पूछ लेना. शर्माने वाली बात नहीं है. ठीक है, शर्मा के जाओगे कहाँ, नई दुल्हन तो हो नहीं, और अब तो नई दुल्हन को भी ज़रूरत नहीं है शर्माने की.
ठीक है, ये कुछ इनसाइडर स्ट्रेटजी है आपके लिए जो आप देख सकते हैं। जो चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं, एक बार वीडियो पॉज कर करके पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। और कुछ ऐसे क्लासिकल ट्रैप्स हैं जहाँ आप फंस सकते हैं। और बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में एक नए अंदाज के साथ। और तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए, जहाँ जहाँ जो जो दिक्कत होती जा रही है वो पूछते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है वो पूछ लेना। और पेपर 1 में हम रिवीजन वाले स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो इसको मिस आउट मत करना, ठीक है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। और कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो बताना, कमेंट डाउन करना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। अपने दोस्तों से भी कहो कि लो भाई ये मैडम पढ़ा रही हैं, लो पढ़ लो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल डे 29 में, जहां हम बात करने वाले हैं इंडियन पोइट्री ड्रामा, ठीक है। चलो।